दुनिया में इवन कई सारे मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद वो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं करते, बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित नहीं कहते। आपने अमेरिका का जिक्र किया, बिल्कुल नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन या कैथोलिक फिर प्रोटेस्टेंट कौन सा। ये भारत में जो होड़ लगाई है वो इनके अज्ञान का परिचय है, इनके स्वार्थी मतलब का परिचय है, इतने लोकतंत्र और संविधान विरोधी शक्ति का परिचय है। और ये पावर मिलते ही पावर का कैसे गैर इस्तेमाल करते हैं उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए ऐसे ताकतें पावर से हट गई तो इनका बोलना बंद होता है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे संविधान को, हमारे गणतंत्र को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देश में कई जो संगठनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर इसका आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर शायद इतना प्रभावी आयोजन नहीं हो रहा है। तो इस देश के संविधान को और इस देश के गणतंत्र को जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो ऐसे इस मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए देश के जाने माने विचारक, संविधान तज्ञ डॉक्टर सुरेश माने सर हमारे साथ में हैं। सर, समूचे देश में एक अलग सा माहौल है, एक ऐसा वर्ग है जो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर या हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर अपने तरीके से जो है जश्न मनाना चाहता है। वही दूसरी तरफ मैं एक खबर आज देख रहा था और इस खबर का शीर्षक ही था, मैं आपको दिखा दूं ये खबर, संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। तो ये जो है कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला प्रारूप तैयार कर लिया है और वसंत पंचमी के दिन ये प्रारूप जो है जनता के सामने लाया जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि देश में कहीं क्रिश्चियन राष्ट्र ऐसे मौजूद नहीं दुनिया में, या फिर बौद्ध राष्ट्र भी नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र कुछ जगह पे है लेकिन हर जगह पे नहीं है। तो ऐसे में जब हम संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं तब इस देश में हिंदू राष्ट्र का आगाज होना या फिर हिंदू राष्ट्र की इस लेवल पे चर्चा होना और सरकार भी उस चर्चा में सम्मिलित होना, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले ये गणतंत्र दिन के मौके पर आप सभी को बातें मुबारक हो। जो आपने मुद्दा उठाया वो वर्तमान हालत में बहुत अहम मुद्दा है कि भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, कई राज्य सरकारों ने संविधान के 75 साल मतलब अमृत महोत्सवी साल, इसमें बहुत वादे तो किए, लेकिन खास तौर पे कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क न केंद्र सरकार की तरफ से देखने में आया न राज्य सरकार, इवन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी नहीं है। रही दूसरी बात कि 75 साल हो गए तो संविधान की राजनीति करना एक अपनी जगह पे है। तो संविधान को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव है, वहां से लेकर जो एक चुनावी नैरेटिव बना, वो अभी भी जारी है। उसका शोध प्रतिशोध, समर्थन विरोध ये राजनीतिक दल करते हैं और ये राजनीतिक दल का चरित्र हमने जब संविधान के ऊपर 2 दिन की शीतकालीन पार्लियामेंट के सत्र में जब चर्चा हुई तो संविधान निर्माता, संविधान इसके ऊपर बहस होने के बगैर ये पार्टी ने क्या हमने क्या तुमने क्या, इसके ऊपर बहस करके वो सत्र के 2 दिन बिल्कुल गंवाए। आपने जो मुद्दा उठाया तीसरा कि जो कुंभ के नाम पे लगभग 1 महीना 1.5 महीना जो प्रयागराज में चल रहा है, उसमें ये साधु संतों ने जो कुछ हिंदू राष्ट्र की जो नींव रखे या उसका प्रारूप रखा है, तो ये बात समझ ले कि इसके पहले भी हिंदू राष्ट्र के प्रारूप बहुत लोगों ने लाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे। ये सच्चाई को भी हमने समझना पड़ेगा। इसके बावजूद ये बार बार लाने की कोशिश क्यों होती है? तो इसकी जड़ है कि वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार है, और इस तीसरी टर्म में जो बीजेपी का संख्यात्मक जो स्ट्रेंथ है वो घट गई। तो बीजेपी को कहीं डर लगता है कि भविष्य में अगर ये घटेगा तो हमारा जो एजेंडा है, जो कल्चरल एजेंडा है, बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा कम होता है, उनका कल्चरल एजेंडा ज्यादा होता है।
उस कल्चरल एजेंडा के दिशा में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तरफ कई कदम बढ़ाए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाओ, सोशलिज्म हटाओ, राइट, या वक्फ बोर्ड बिल ये जो मुद्दा लेकर मुस्लिमों की जो रिलीजियस आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी लगाए, राइट, या 13 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपना धर्म चुनने की खुली आज़ादी है, प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की, राइट। लेकिन बीजेपी की सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाए। अब इसी कड़ी में देखो उत्तराखंड सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है। तो ये हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ने का कदम कदम पर बीजेपी कोशिश कर रही है। अब महाकुंभ मेले में सारे हिंदू है, मेजॉरिटी हिंदू है, तो क्यों नहीं इसकी एक राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी चर्चा हो जाए। तो मुझे लगता है उस मकसद के साथ ये उन्होंने प्रारूप लाया होगा। मंशा उनकी छिपी नहीं है, वो खुले तौर पर आई। अब उसके ऊपर देश बहस करेगा। आने वाले दिन में संविधान विशेषज्ञ, अदालतें सब कुछ बहस करेंगे, हम भी बहस करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि ऐसे प्रारूप लेकर इसके पहले भी कई लोग लेके आए, वो असफल हुए। बिल्कुल, ये भी असफल होंगे, ये असफल होंगे, मुझे कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है सर को कि असफल होगा। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर IIT के कहते हैं कि मैंने गौमूत्र का सेवन किया और मेरा बुखार चला गया, दूसरी तरफ RSS चीफ ये कहते हैं कि देश को सच्ची आज़ादी जो है 2024 में मिली राम मंदिर के उद्घाटन के साथ में। तो ये बात कंगना रनौत ने भी पहले कही थी कि 2014 में मिली थी। तो ये इस तरह से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, और देश में अब जो है VC का सिलेक्शन भी जो है केंद्र सरकार करेगी, और मैक्सिमम जो VCs देश के अंदर में है वो सभी के सभी ब्रह्मनिज्म को फॉलो करने वाले या मनुवाद को फॉलो करने वाले VCs है। लखनऊ विद्यापीठ में हमने देखा कि वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हुआ। तो किस दिशा में ये कदम जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए क्या करना होगा? एक बात तो आपने जो जिसका जिक्र किया उससे ये बिल्कुल साफ तौर पर हम सारे लोग एक्सेप्ट करें कि बीजेपी और RSS ने इस देश की लगभग सारी संवैधानिक और कानून संस्थाएं, राइट, और देश का प्रशासन इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। अब इसका कारण भी है कि कांग्रेस को पॉलिटिकल पावर में इंटरेस्ट रहता है। बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, VC, राइट, इन पदों में कांग्रेस कभी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। बीजेपी का ये कोशिश रहती है कि सारी कब्जा ये हाथ में ले ले। इसका परिणाम जुडिशरी में हम देख रहे हैं। जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद के, जस्टिस दीक्षित कर्नाटक के, उन्होंने भी कहा कि संविधान बनाने में ब्राह्मणों का ही बहुत बड़ा योगदान था। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो आपने जो जिक्र किया VC के मामले में, तो एक बात समझ ले कि RSS को लेकर पहले सरकारी प्रशासनों में हस्तक्षेप करने के लिए उनको पाबंदी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी RSS कैन एसोसिएट विद द गवर्नमेंटल मशीनरी, राइट, ये इजाजत दे दी बाकायदा। इवन महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने कहा कि OSD भी बनेगी RSS के लोग। इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने भी जो मंत्रियों के PS होंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, वो RSS वाले होंगे। इसका मतलब RSS ने सारे तरह के कब्जा करके रखा है। रही बात अभी जो संघ प्रचारक है ये भागवत जी, उनका बयान कि राम मंदिर बना तब आजादी मिली। अब भागवत जी ये भी कहते हैं अभी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब देश की पॉपुलेशन जो अर्थनीति समझते, अर्थशास्त्र समझते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा जितना है उतना देश के विकास के ऊपर क्या परिणाम होता है, ये अर्थशास्त्री समझ सकता है, ये जानवरों का डॉक्टर तो नहीं समझ सकता। सही बात है। और इसलिए उनकी बयानबाजी की राम मंदिर जब शुरू हुआ, उद्घाटन हुआ, तो देश को सच्ची आज़ादी मिली। तो अमेरिका में अभी जो ट्रम्प जो जबान बोल रहे हैं वही और दोनों की, ये दोनों की जबान एक है। सेम है, यस। ट्रम्प की जो जबान अभी परसों जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने भी कहा कि अमेरिका में एक नया युग की शुरुआत है। तो मोदी द्वारा भी वही कहना, सरसेनानी द्वारा भी यही कहना, ये जो बातें हैं, कंगना को तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, इनके माध्यम से ये बयान आना ये दर्शाता है कि डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप,
ये दुनिया के अगर कई देशों का चरित्र देखें हम तो दो उसमें परिणाम है। एक, कई देश डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी तक चले हैं, राइट, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और कई देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, राइट। अमेरिका का चरित्र अभी सामने आया, राइट। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत लगाम लगाया नागरिकता को लेकर। नागरिकता का मामला यहाँ भी चल रहा है। तो यहाँ की भी डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने में आरएसएस, बीजेपी, केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल। हालांकि वो पूरी कसर कर रहे हैं और भारतीय संविधान उसमें उनको रोकने के लिए पूरा सफल है। पूरा सफल है। ओके। ये संविधान की सफलता है, ये कोई राजनेताओं की, पॉलिटिकल पार्टी की इनकी सफलता नहीं है। ये संविधान कर्ताओं के दूरदृष्टि की सफलता है, उनके विजडम की सफलता है कि इन्होंने ऐसे डिक्टेटरशिप वाले ताकतों को रोक के रखा। ये सबसे बड़ी बात सर ने कही है कि संविधान की सफलता है कि चाहे कितनी डिक्टेटरशिप करने वाली ताकतें भारत में आए, लेकिन वो उस लेवल पे सफल नहीं हो पा रहे हैं जिसकी उनको उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम भारत के लोग की बात कहते हैं, मतलब संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं निरंतर, अगर हम विगत 11 सालों की अगर बात करें तो जो देश में भाईचारा था या जो देश में एक बंधुभाव का माहौल था, उस दिशा में कहीं ना कहीं हम लोग फिर से जाति में बंटने की कोशिश हो रही है। अब 2 दिन पहले एक स्टेट आया था कि राजस्थान में फिर से वो घोड़ी चढ़ने के लिए जो है पुलिस प्रोटेक्शन में उसे जाना पड़ा। और आज भी हम देखते हैं कि कई मंदिरों में जाने के लिए रोक टोक होती है दलितों को। तो ये जो एक तरफ एआई का ज़माना है, एक तरफ जो कारें आ रही है वो मतलब अभी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, स्वयं वो कार चलेगी। तो इस तरह से जब दुनिया इस लेवल पे डेवलपमेंट कर रही है और भारत में फिर मध्ययुगीन जाने की कोशिश हो रही है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हमें एड्रेस करना चाहिए? यही तो संविधान का भी टकराव है। संविधान आधुनिक भारत की नैया बना रही है, रचना कर रही है, डिजाइन है। और भारत के मेजॉरिटी लोग जिनको सो कॉल्ड एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू संस्कृति के बारे में गर्व है, जिसका प्रतिनिधित्व कभी हिंदू महासभा करती थी, जो आजकल है नहीं। आरएसएस है, बीजेपी है, उनका जो मानस है वो आपने जैसे कहा कि वो मेडिवल पीरियड का है, मध्ययुगीन का है, प्राचीन युग का है। उनको लगता है वही समय था जो भारत सबसे सदियों में ऊंचाई पर था और उसी ऊंचाई पर हम चले जाएंगे। हालांकि भारत कभी भी ऊंचाई पर रहा है तो वो बुद्धिस्ट पीरियड में रहा, वो अशोका के पीरियड में रहा। ये वो इतिहास को फिर वो साइड ट्रैक करना चाहते हैं। रही आपने जो बातों का उदाहरण दिया कि एक तरफ भारत में तो एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रही है, कारों का जिक्र आपने किया, मॉडर्नाइजेशन का दौर बड़े पैमाने। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये जो ट्रेडिशनलाइजेशन है, ये पुरानी चीजें, परंपरा, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने की संस्कृति जिसका आपने जिक्र किया, घोड़े पे नहीं बैठने देना, इसमें भी बढ़ोतरी नजर आती है। अब ये बढ़ोतरी इसलिए नजर आती है कि ऐसे ताकतों को, जिसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, फैसिस्ट कहते हैं कभी कभी, इन ताकतों को सत्ता का प्रोटेक्शन है। ये राज्यों में सत्ता का प्रोटेक्शन है, केंद्र में सत्ता का प्रोटेक्शन है। इसी विचारधारा के कई सारी जजेस बैठे हैं, इसलिए वो भी कहते हैं कि ये भारत संविधान से नहीं बल्कि यहाँ के मेजॉरिटी लोगों के इच्छा के अनुरूप चलना चाहिए, इस तरह की असंविधानवादी बयानबाजी करते हैं। तो ये जो तबका है वो तो चाहता है कि ये सारा उनका जो ट्रेडिशनल, पारंपरिक, आउटडेटेड, अनसाइंटिफिक कल्चर है, जो विचारधारा है, वही देश की मुख्य विचारधारा बने। वो ये चाहते हैं। तो मुझे तो कहना है कि ये सोचने के बजाय अब जब ट्रंप सारे भारत को, लोगों को इधर वापस भेजेगा, तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसा होगा, उनका इधर पुनर्वसन कैसा होगा, इसके बारे में यही मूल तत्ववादी ताकतें अगर ज्यादा सोचेगी
तो मुझे लगता है देश के लिए भला होगा। बिल्कुल। ये देखते हैं हम लोग कि जनरली हिंदू एकता की बात होती है। अब मैं महाकुंभ में देख रहा था कि कहा जा रहा था कि देखिए सारा हिंदू समाज एक है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग स्नान कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हमने देखा कि 5000 लोग अपॉइंट किए गए हैं इनका मलमूत्र साफ करने के लिए भी, जो भी गंदगी होती है साफ करने के लिए, और सारे के सारे एक कम्युनिटी से है। वहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पे कोई अपर कास्ट नहीं है, सवर्णस नहीं है। तो ये हिंदू एकता कैसे फूस होती है यहाँ पे? और हिंदू एकता कब कैसे फूस होती है? जब आपके मंदिर में कोई चला जाता है या घोड़ी चढ़ने की बात आती है। तो ये जो कास्टिज्म का जो स्वरूप है, जो आरएसएस दिखाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उनको एक्सपोज भी करता है। ये हिंदू एकता की बात करने वाले लोग बेचारे खोखले सपने देख रहे हैं। मान लो प्रयागराज में 10 कोटी लोग इकट्ठे हो गए, मैं कहता हूँ 20 करोड़ हो गए। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो 140 करोड़ में से 20 करोड़ हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? वो भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध है, रहना खाने का बंदोबस्त है। रहा आपने जो जिक्र किया कि साफ सफाई के काम विशिष्ट परिवार को, वही दलित परिवार है, हमारे वाल्मीकि भाई बहन है, उनको ही दिया है। तो इनको ही देते तो इनका हिंदुइज्म इसी लेवल का है। ये हमारे वाल्मीकि भाई बहन जो भी दलित समाज की निचली जाती है, जहाँ जो गैर अम्बेडकर दलित जाति है, उनको भी समझना चाहिए कि हिंदू व्यवस्था में तुम कहाँ हो, तुम्हारे स्थान क्या है। जो प्रयागराज में गंदगी साफ करने का काम तुमको दिया है, वही हिंदू राज में तुमको काम मिलने वाला है। इसलिए हिंदू राज के चक्कर में उन्होंने नहीं आना चाहिए, इस बात को समझे। दूसरी बात, इस देश में यार 19 करोड़ मुसलमान है। वो 19 करोड़ मुसलमान को ये कहाँ से भेजने वाले? यहाँ के कहीं कहीं भेजने वाले हैं क्या? नहीं, वो तो 19 करोड़ मुसलमान भारत का, इसकी आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से कुल मिलाकर ज्यादा आबादी है, बराबर है। तो ये लोग तो यही रहने वाले हैं। पंजाब में हिंदू अल्पमत में है। देखो 4-5 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट में माइनॉरिटी में, और पंजाब में, इवन केरल में भी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब 5-6 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है तो ये हिंदू एकता कैसे बन पाएगी? बराबर। फिर बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, सिख है, क्रिश्चियन है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग पंथ है। तो जो लोग हिंदू एकता और हिंदू देश की बात कर रहे हैं, उनको शायद इस देश का ताना बाना समझ में नहीं आता है। इस देश की सामाजिक रचना समझ में नहीं आती। वो वही चाहते हैं कि पुरानी जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू व्यवस्था बने और ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे। इसलिए जब भी मौका मिलता है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ एक अभ्यासक के नाते, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, ये बिल्कुल एक चैलेंज के लेवल पे कह सकता हूँ कि जब तक इस देश में भारत का संविधान है तब तक ना हिंदुत्व का या देश को हिंदू बनाने का सपना कभी भी साकार नहीं होगा। बिल्कुल। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग देखते हैं कि जैसा एक अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उसने अपने आप को कभी क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित नहीं किया। या फिर आप जापान जाइए या फिर कंबोडिया जाइए, बुद्धिस्ट नेशंस है, लाओस जाइए, वियतनाम जाइए, श्रीलंका जाइए, इन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित नहीं किया। इंक्लूसिवनेस हर जगह पे होता है, डाइवर्सिटी का सम्मान होता है। लेकिन भारत में इस तरह से एक माहौल चलना, ये कितना घातक भी हो सकता है? क्योंकि भारत के ये माहौल क्यों चलता है? क्योंकि भारत में जाति धर्म वर्ण इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उसकी बीजें बहुत जड़े नीचे तक चली गई है, उसी को वो पनपाना चाहते हैं, इसलिए वो बात चलती है। फिर और एक कारण है कि उसी व्यवस्था में कुछ लोगों का अपर मोस्ट रहना, वो चाहते हैं। और वही लोग वापसी चाहते हैं, उनकी भी उस तरह की घर वापसी वो चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि दुनिया में इवन कई सारे मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद वो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं करते, बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित नहीं कहते। आपने अमेरिका का जिक्र किया, बिल्कुल नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन या कैथोलिक फिर प्रोटेस्टेंट कौन सा। ये भारत में जो होड़ लगाई है वो इनके अज्ञान का परिचय है, इनके स्वार्थी मतलब का परिचय है, इतने लोकतंत्र और संविधान विरोधी शक्ति का परिचय है। और ये पावर मिलते ही पावर का कैसे गैर इस्तेमाल करते हैं उसका ये ज्वलंत उदाहरण है।
इसलिए ऐसे ताकतें पावर से हट गई तो इनका बोलना बंद होता है। बिल्कुल। मैं अंतिमता आपसे जानना चाहूंगा कि आपने संविधान महापरिषद का आयोजन किया है और देश के कई हिस्सों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्था संगठनाएं अपने तरीके से लेवल पे काम कर रही है, तो इस व्यापक असर इसका क्या होगा? एक तो 75 साल पूरे हो गए, ये 76 गणतंत्र रिपब्लिक डे है, ये चर्चा चलेगी, अगले चुनाव तक चलेगी। संविधान और लोकतंत्र ये मुद्दा नेशनल लेवल पे छाया रहेगा। भले वो राज्यों के लेवल पे थोड़ा कम प्लस माइनस हो सकता है। मैंने इस बात को ही ध्यान में रखकर, जब बाबा साहब की जयंती अप्रैल में होगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, छोटा मोटा हर कोई कर रहा है, कोई घर घर संविधान का नारा ले रहा है, कोई संविधान का पूजन कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, तो उनको करने दो। 14 अप्रैल में हम एक भारतीय संविधान को लेकर एक 3 दिन का एक महापरिषद का आयोजन कहीं ना कहीं, चाहे नागपुर हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं बॉम्बे हो, ये इसलिए करेंगे कि तब तक इनके और इरादे स्पष्ट हो जाएंगे, करतूतें सामने आएगी, और फिर उसके खिलाफ देश में माहौल कैसा बने। एक संविधान प्रोटेक्शन का नहीं कह सकता मैं, तो एक तरफ से संविधान के खिलाफ जो प्रतिक्रांति आने जा रही है, उसके खिलाफ एक नए क्रांति का बिगुल देश में बजना चाहिए, और वो राजनीतिक दलों के माध्यम से आएगा, हम ये सोचते हैं। तो जो सिर्फ पॉलिटिकल पावर का गेम खेलते उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। और राजनीति दलों में अपनी कमियां है, एक राजनीतिक दल उसके ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो वो उसके ऊपर आरोप लगाकर बराबरी करता है, तो इसमें न्यूट्रलिज्म नहीं आता है। और इसीलिए हम 3 दिन का एक महापरिषद के माध्यम से बिल्कुल देश के जाने माने लोग, विदेश के जाने माने लोग, इनको बुलाकर अप्रैल महीने एक बड़ी महापरिषद हम करने जा रहे हैं, ताकि ये एजेंडे को कैरी फॉरवर्ड करें और इस देश में संविधान संस्कृति मजबूत हो, संविधान कल्चर पैदा हो, और भारत के संविधान के साथ जो भी खिलवाड़ करे वो बेचारे सत्ता से बेदखल होकर अपनी रोजी रोटी में लगे रहे और देश की बागडोर किसी के हाथ में दे दे। इस आशा और उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में हर कोई जो अपने आप को वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका हिस्सा मानता है, उन्होंने अपना तन मन धन से योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक अंतिम सवाल यह है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए देश के गणतंत्र को लेकर, देश के संविधान को लेकर और देश की विविधता को लेकर? बहुत बड़ा मुद्दा है कि देश की एक विविधता ये संविधान के दायरे में है। संविधान कोई किसी धर्म का राष्ट्रवाद नहीं सिखाता है, संविधान ही अपने आप में राष्ट्रवाद है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, संविधान ही अपने आप में एक राष्ट्रवाद है, एक नेशनलिज्म है। तो हमें इस देश में जो भी वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, संविधानिक राष्ट्रवाद, इसको मजबूत करने की जरूरत है। और संविधानिक राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि इस देश के विविधता के जो विभिन्न अंग है, उनको जो दिए हुए कानून और संविधान के दायरे में आज़ादी है, वो बरकरार रखते हुए एक बड़े लेवल का नेशनल इंटीग्रेशन का प्लान उसके साथ बनता है, जो एक भारत को नए राष्ट्र की तरफ लेके जाएगा। यहाँ मैं एक वाक्य में अगर कहना चाहूँ तो अगर इस देश में संविधान का 100% पालन नहीं हुआ आने वाले दिनों में, उसमें राजनेता, पार्टी, सत्ताधारी दल इन्होंने कोई कसूर किए, तो ये देश कभी भी दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकती। और ये ताकत बनने का जो माध्यम है वो है भारत का संविधान। बिल्कुल, तो देश को अगर महाशक्ति बनना है, जो देश के संविधान के अनुरूप ही आगे आना होगा, और इस लोगों की जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे ताकतों को रोके कि जो देश को महासत्ता बनने से रोकता है। इस तरह की ताकतें। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि संवैधानिक राष्ट्रवाद पे हमें चलना होगा, और इस देश का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की, सबको आज़ादी देता है अपने कर्तव्य करने की। तो सर, आप हमारे बीच में और हमसे बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।